लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्शन रेशोज पढ़े थे। डायरेक्शन रेशोज किसके पढ़े थे? पोजीशन वेक्टर के। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? स्पेस में मैं कोई भी पॉइंट ले लूं जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई और जी है, अगर हम ओरिजिन से उसे ज्वाइन करें, स्पेस में मैं कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लूं जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जी हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हम ओरिजिन से उसे ज्वाइन करें, जहां पे ओरिजिन कौन सा पॉइंट होगा? टर्मिनल या इनिशियल? इनिशियल। और वो जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा? टर्मिनल पॉइंट। तो ओरिजिन को उससे ज्वाइन करने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। ये पढ़ा था। फिर हमने डायरेक्शन रेशियोज पढ़े थे कि यार उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वही उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे इन केस ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसको नोट करो, लिखो। फॉर अ पोजीशन वेक्टर द डायरेक्शन रेशियोज आर सेम एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्मिनल पॉइंट। अगर ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और हमने ये बना दिया कोई पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन है और ये पोजीशन वेक्टर a पॉइंट का है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y और z है। ठीक है, तो ये जो OA वेक्टर है, ये OA वेक्टर a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, ये a पॉइंट के क्या है? कोऑर्डिनेट्स। लेकिन OA वेक्टर के क्या है? डायरेक्शन रेशोस। ये OA वेक्टर x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा जिसको हम कहेंगे अल्फा। यही OA वेक्टर y एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा जिसको हम कहेंगे बीटा, और यही OA वेक्टर z एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा जिसको हम कहेंगे गामा। ठीक है, गामा बोलेंगे इसे। तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं? ये एक वेक्टर है, यहां पे मैं इसको ओरिजिन को अटैच करूंगा, यहां पे ए पॉइंट हो गया ये वाला। ठीक है, इसको मैंने ऐसे रखा। अब ये एक्स एक्सिस और इसके बीच में यहां पे जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे? अल्फा। इस वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको गामा। वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बीटा। अल्फा, बीटा, गामा, तीन एंगल्स हो गए। बात को समझना ध्यान से। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स, वाई और जेड है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स, वाई और जेड। तो मतलब यहां पे अगर मैं देखूं इस पॉइंट से, समझना बात को, इस पॉइंट से मैं डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बनाऊं। क्या बनाऊं? ध्यान देना। इस पॉइंट से, ये एक्स एक्सिस है, एक परपेंडिकुलर गिराऊं तो वो किसी नंबर पे टच होगा। उस नंबर की क्या वैल्यू होगी? एक्स होगी। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स है। मान लेते हैं 4, 5, 6, बस अजम्पशन के लिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, 5 और 6। तो 4 का मतलब क्या है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 का मतलब क्या है? ओरिजिन से 4 कदम आगे आना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब इस पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पे तुम परपेंडिकुलर गिराओगे तो वो कहां जाके हिट करेगा? 4 पे। इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराओगे, कहां जाके हिट करेगा? 5 पे। इस पॉइंट से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराओगे, कहां जाके हिट करेगा? 6 पे। कोई डाउट? अब समझना बात को। ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? हमारा पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर के एंड पॉइंट से मैं क्या गिराऊंगा? परपेंडिकुलर। क्या गिराऊंगा? किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान देना जो बोल रहा हूं। ये हमारा वही वेक्टर है। ये क्या है? वही वेक्टर। देखो मैं क्या कह रहा हूं। ये हमारा वो वेक्टर हो गया। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। इस वेक्टर के एंड पॉइंट से ये परपेंडिकुलर किस पे गिर रही है? एक्स एक्सिस के ऊपर। वैसे ध्यान से समझना इस बात को, यहां से डायरेक्शन कोसाइन समझ में आएगा। आई बात समझ में? यहां से ओरिजिन से तुमने ए पॉइंट को ज्वाइन किया, वो ए पोजीशन वेक्टर मिला। किसका पोजीशन वेक्टर? ए पॉइंट का। उस ए पॉइंट से तुमने क्या किया? ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया। कौन सा परपेंडिकुलर? अब मैं इसको उठा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये है वो परपेंडिकुलर, यहां से एक्सटेंड हो गई। ये कौन सी एक्सिस थी? ये एक्स एक्सिस थी। ये यहां पे परपेंडिकुलर गिरा, तो यहां नंबर क्या होगा? देखो ये ओरिजिन है, ये क्या है? ये क्या है? और यहां परपेंडिकुलर इस एंड पॉइंट से इस पॉइंट पे गिर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर इसके कोऑर्डिनेट 4, 5, 6 हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 नहीं होगी। मतलब ये 0 है और ये 4, तो ये लेंथ कितनी हो गई?
4 यूनिट्स। समझ में आ रही है ये बात सभी को? पक्का क्लियर है? ठीक है ना? ऐसे देखो, फाइन। अच्छा, ये एक्स एक्सिस समझ लो, ये वो वेक्टर और ये वेक्टर के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर। यहां एंगल कितना है फिर? अल्फा है या नहीं है? यहां पे एंगल अल्फा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां यहां एंगल क्या है? क्या एंगल है यहां? और ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल। ये अल्फा है। कॉस अल्फा किस किस साइड का रेशो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल अल्फा है तो इसके सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली को हाइपोटेन्यूज। और ये अल्फा ना दो साइड्स के बीच में बनेगा, जिनमें से एक क्या होगी? हाइपोटेन्यूज, दूसरी बेस। कॉस किस किस का रेशो होता है? बेस और हाइपोटेन्यूज। मतलब इसका और इसका रेशो है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसकी अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो ये लेंथ कितनी है बताओ, है ना? अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है तो इसकी लेंथ क्या है? एक्स। और ये क्या है? वेक्टर की लेंथ। वेक्टर की लेंथ मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कल बताया था मैंने, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सिंबल स्मॉल आर होता है। यस और नो? क्या होता है? स्मॉल आर। इसका मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। कोई डाउट? यही जो कॉस अल्फा होता है, यही कॉस अल्फा को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन क्यों? COSIN। ये कोसाइन किसकी फुल फॉर्म होती है? कॉस की फुल फॉर्म होती है। तो डायरेक्शन एंगल क्या थे? अल्फा, बीटा और गामा। उनमें से किसी का भी कॉस करो, आपको एक रेशियो मिलेगा। किस किस का रेशियो? जैसे अल्फा कौन सी एक्सिस के साथ एंगल होता है? एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस पे ये लेंथ क्या हो गई? एक्स हो गई। ये आर, एक्स अपॉन आर। ये कॉस अल्फा है। इसके बाद अब ये हमारा वेक्टर है, ये वाई एक्सिस है। वेक्टर के एंड पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराओगे, कहां जाके टच होगा? अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो वाई पे जाके टच होगा। तो ऐसा कुछ ऑब्टेन होगा। ये देखो, सही कह रहा हूं? आ गई बात समझ में? वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच में यहां पे कितना एंगल? कितना एंगल? बीटा। ये लेंथ कितनी है? वाई। ये क्या है? आर। कॉस बीटा वाई बाय आर। ठीक है? सेम गोज फॉर, समझ गए? ये क्या है? वेक्टर। ये कौन सी एक्सिस है? तो ये जेड एक्सिस का वो पार्ट है परपेंडिकुलर गिरा के। ये एंगल गामा। ये एंगल क्या है? ये लेंथ जेड। ये एंगल गामा। तो कॉस गामा अगेन जेड बाय आर। कोई डाउट? इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं बस। कोई भी जब पोजीशन वेक्टर, अभी समझ लो, देखो मैं ना चीजों को पोजीशन वेक्टर के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन चीजें पोजीशन वेक्टर तक नहीं रुकेंगी, आगे भी चलेंगे हम, मल्टीपल वेक्टर्स के साथ भी डील करेंगे। लेकिन सबका बेस कहां से उठा के चलेंगे? पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो अल्फा, वाई के साथ जो बनाएगा वो जेड के साथ गामा। आ गई बात समझ में? एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। उनका कॉस करेंगे। अब कॉस करने के लिए क्या करना होगा? उससे पहले जो पॉइंट है ना एक्स वाई जेड, उससे हमें तीनों एक्सिस के ऊपर क्या गिराने पड़ेंगे? परपेंडिकुलर। तो फिर जहां पे वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे गिरेगा, वो जो लेंथ होगी एक्स एक्सिस की, वो किसके इक्वल होगी? एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल। वाई एक्सिस की लेंथ वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। जेड एक्सिस मतलब जहां पे वो परपेंडिकुलर टच होगा उतनी लेंथ किसके इक्वल? जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल। फिर कॉस लेंगे तो यहां से एक बात समझ में आती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ऑब्टेन होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये किसके इक्वल होगा? ये वाला, सॉरी, एक्स, और ये आर। तो कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा? एक्स अपॉन आर। ठीक है? तीन राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्टेन होंगे। अगर ये बीटा है तो ये क्या होगा? वाई। ये क्या होगा? आर। कॉस बीटा किसके इक्वल होगा? वाई अपॉन आर। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये गामा है और ये जेड कोऑर्डिनेट है, ये आर। आर क्या है भाई? ये वेक्टर है हमारा। ये क्या है हमारा? वेक्टर है, ऐसे करके। ठीक है? ये वेक्टर है, ये ओरिजिन है। ये क्या है? क्योंकि बच्चे देखो, ये ओरिजिन है, ये वेक्टर है, ये वाई एक्सिस है। वेक्टर के कोने से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराया, कितनी लेंथ कट हुई? वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल।
ठीक है ना। यहां पे कॉस गामा किसके इक्वल आएगा, जेड बाय आर। ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, फ्रैक्शंस है। क्या है बताओ, क्या है, क्या है, फ्रैक्शंस। आ गई बात समझ में। कॉस अल्फा का दूसरा नाम, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा का दूसरा नाम होता है एल। क्या नाम होता है, तो एल इज इक्वल टू एक्स बाय आर। कॉस बीटा को बोलते हैं एम, एम इक्वल्स टू वाई बाय आर। कॉस गामा एन, एन हो गया। आई बात समझ में, कोई डाउट। आगे सुनो, अगर मैं आर को यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो एल आर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स। एम आर किसके इक्वल हो जाएगा, वाई। और एन आर किसके इक्वल हो जाएगा, जेड। एल क्या था, डायरेक्शन कोसाइन, कौन सी एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस वाला। आर क्या था, मैग्नीट्यूड। एक्स क्या था, एक्स क्या था, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। यस और नो, समझो बात को ध्यान से। उस पॉइंट का क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो ओ से ए तक लेंथ है किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ओ से ए तक लेंथ हो गई आर, ये मैग्नीट्यूड है। एक्स वाई जेड समझ लो क्या है, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। एल एम एन क्या है, अल्फा बीटा गामा पे कॉस लगा के जो फ्रैक्शंस आए हैं। डायरेक्शन कोसाइन है एल, कौन सी एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस वाला। एल कौन सी एक्सिस वाला होता है, एक्स एक्सिस वाला। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड से। एक नंबर आएगा, वो नंबर ना उस वेक्टर के, पोजीशन वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। एम क्या है, सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन, कौन सी एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला। उसको किससे मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड से। किससे मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड से। क्या आया, एंड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, कौन से एक्सिस वाला, जेड एक्सिस वाला। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड से। क्या मिलेगा, अब सुनो, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं सो कोऑर्डिनेट्स, ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर क्या थे, एक्स वाई जेड। उसको लिख सकते हैं एल आर, एम आर और एन आर। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, मैंने क्या कहा था, एक्स वाई जेड क्या है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। वेक्टर के क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज। एक्स वाई जेड वेक्टर के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन को, डायरेक्शन एल क्या है, डायरेक्शन आर क्या है, डायरेक्शन कोसाइन को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूं, क्या मिलता है, डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब यहां से एक बात समझ में आ गई कि डायरेक्शन कोसाइन अगर मैं उठाऊं और उसको मल्टीप्लाई करूं मैग्नीट्यूड से, तो क्या मिलेगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियो। दूसरी बात क्लियर है, ये सुनो, अगर मैं यहां से, ये जो तीन मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, यहां से अगर मैं x बाय एल करूं, क्या आएगा, आर। x क्या था, x कोऑर्डिनेट मतलब डायरेक्शन रेशियो। एल क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, दोनों को डिवाइड करके क्या आया, मैग्नीट्यूड। y बाय m किसके इक्वल होगा, z बाय n किसके इक्वल होगा, r के इक्वल। सो x बाय l, y बाय m, z बाय n, तीनों आपस में क्या होंगे, तीनों आपस में क्या होंगे। सो अब मैं डायरेक्शन रेशियो डी आर करके लिखूंगा, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये सब आपका 3D ज्योमेट्री में भी काम आएगा। अगर मैं डायरेक्शन रेशियो एक्स वाला उसको डिवाइड करूं एक्स वाले डायरेक्शन कोसाइन से, एक फ्रैक्शन आएगा। y वालों को डिवाइड करके z वालों को डिवाइड करके वही फ्रैक्शन आएगा। और वही फ्रैक्शन डायरेक्शन रेशियो अपॉन डायरेक्शन कोसाइन किसके इक्वल होगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्योंकि डायरेक्शन रेशियो किसके होते हैं, वेक्टर के। डायरेक्शन कोसाइन किसके होते हैं, वेक्टर के। तो मैग्नीट्यूड भी किसका आएगा, उसी वेक्टर का आएगा। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब उनका तीनों का रेशियो क्या आपस में इक्वल है। आर किसके इक्वल होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और यहीं से क्या रिजल्ट आया था स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये बताओ आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? देखो एक्स की वैल्यू क्या है एल आर, ठीक है, तो एल आर का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है एम आर का होल स्क्वायर और एन आर का होल स्क्वायर। सभी में क्या है आर। जब स्क्वायर करेंगे एल स्क्वायर आर स्क्वायर, एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एन स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर में कॉमन ले लूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तीनों में था ना आर स्क्वायर, और यहां क्या आ गया ये आर स्क्वायर दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डिवाइड बोथ साइड्स बाय आर स्क्वायर, या ये आर स्क्वायर इधर जाके डिवाइड कर दे, कैंसिल कर दे, कुछ भी कर दें, तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, इसका मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज है, कोसाइंस है, कोसाइंस इज इक्वल टू 1। इस बात को याद रखेंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है? हमेशा 1 होता है, लेकिन बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 होता है क्या? 1 होता है? नहीं होता। 1 कब होता है? कोई बता सकता है 1 कब होगा ये? हाँ, नोट एक बात ध्यान रखना बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 कब होगा? इफ वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। क्या होगा? यूनिट वेक्टर। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हमेशा आर स्क्वायर के इक्वल। यूनिट वेक्टर में आर जो कि मैग्नीट्यूड है किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या आ गया? 1 आ गया। तो जब यूनिट वेक्टर होगा तो डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर करके, एक्स वाई जेड क्या है? डायरेक्शन रेशियोज, उनका स्क्वायर करके ऐड करके क्या आएगा? 1। अदरवाइज किसी भी वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अगर डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करके ऐड करके 1 आ रहा है तो समझ जाना वो कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आज हमने एक एक वेक्टर के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम कलेक्टिवली वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने क्या करना है? फर्स्ट चीज है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि दो वेक्टर्स अगर गिवन हो तो उनको ऐड कैसे किया जाएगा। पहले याद रखना, दो वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर ही ऑब्टेन होता है। कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं, उनको ऐड करके क्या मिलता है आपको? एक वेक्टर। जैसे मान लो एक वेक्टर, उसके लिए चलो पहले लॉ बता देता हूं। वेक्टर के एडिशन के दो लॉज हैं। फर्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझो, देखो ये मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, कहीं पे ये दूसरा वेक्टर रखा था बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर। मुझे इन दोनों को ऐड करना है। मैं क्या चाहता हूं? मैं कौन सा वेक्टर ऐड करूं? मैं करूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब वेक्टर और वेक्टर को ऐड करके क्या मिलेगा? एक वेक्टर। तो इसका मतलब यार ऑब्वियसली उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी उस वेक्टर की जो ऐड करके आएगा। ए प्लस बी, देखो समझो बात को, ए वेक्टर कोई वेक्टर था, बी भी कोई वेक्टर है, दोनों को ऐड करके एक नया वेक्टर मिलेगा। उसकी कोई मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी तो वो कहीं ना कहीं यहीं पे ही होगा। तो वो वेक्टर कैसे मिलेगा? बात को समझेंगे ध्यान से। आपने किसको ऐड करना है? ए में बी को ऐड करना है। तो ए खत्म कहां हो रहा है? इस पॉइंट पे। ए और बी दोनों कैसे वेक्टर्स है? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब क्या है? आप किसी भी वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकते हो। कंडीशन की इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ना मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी करने के लिए हम ए वेक्टर जहां खत्म हो रहा है, बी वेक्टर को उठा के वहां रख देंगे कि बी वेक्टर वहां से शुरू हो जाए। मतलब इस वेक्टर को आपने यहां से उठाया, यहां से उठा के यहां पे रख देना, ऐसे कि जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो ए वेक्टर की एंडिंग पे हो, ऐसे। ठीक है, ये आपका बी वेक्टर हो गया। कहीं भी मतलब नहीं, डायरेक्शन तो चेंज करनी ही नहीं ना।
अगर ये वेक्टर ऐसे है, ऐसे का ऐसे ही उठा के रखना, डायरेक्शन में तो ये नहीं है कि तो इसको तो ऐसे करके रख देगा, ऐसे है तो ऐसे कैसे पैरेलली ही रखना है। अगर a प्लस बी करना है, ए वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पे, बोलो किस पे, ए वेक्टर के बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रखो। आ गई बात समझ में? अब आपने क्या करना है, जो सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट था ना ये, इसको ज्वाइन करो बी के टर्मिनल पॉइंट से। इस पॉइंट को ए के स्टार्टिंग वाले इनिशियल पॉइंट को बी के एंडिंग वाले टर्मिनल पॉइंट से ज्वाइन करो एक वेक्टर के थ्रू। वेक्टर मिल गया, यही वेक्टर है ए प्लस बी वेक्टर। मैंने क्या कहा था, दो वेक्टर्स को ऐड करके क्या मिलेगा, एक वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके आपको जो वेक्टर मिला है ना, बात को समझेंगे ध्यान से। एरो कहां से कहां चलेगा, ए के स्टार्टिंग से बी की एंडिंग तक जाएगा एरो, इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं ऐसे जाएगा एरो। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे एक जो नया वेक्टर मिलेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और इतना मैग्नीट्यूड होगा उसका। तीन वेक्टर्स को करना हो, मान ले जैसे मुझे तीन वेक्टर्स को ऐड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए और बी ऐड करेंगे, उसमें सी वेक्टर ऐड करेंगे। अब जैसे कहीं पे सी वेक्टर, लेट्स अज्यूम ये तेरा सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो आप क्या करोगे, पहले ए और बी को ऐड करोगे, ए प्लस बी ऐड हो गया, कौन सा वेक्टर आया, ये। अब बेटा ये ए प्लस बी जरूर लिखा है मैंने, लेकिन वेक्टर कितने हैं, ये एक ही वेक्टर है, ये बस ए और बी को ऐड करके, इसलिए नाम ऐसा है ए प्लस बी, ये वेक्टर हो गया। इन दोनों को भूल जा, ए प्लस बी वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करना है, सी। तो ए प्लस बी पहले लिखा है, ए प्लस बी जहां खत्म हो रहा है सी को वहां से शुरू कर दो, ऐसे है, ये सी वेक्टर रख दो। अब क्या करो, ए प्लस बी एक वेक्टर था, उसमें सी वेक्टर ऐड करना है, तो ए प्लस बी की स्टार्टिंग से सी की एंडिंग तक एक वेक्टर ले जाओ। ये कौन सा वेक्टर हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, ऐसे जितने चाहे उतने वेक्टर ऐड कर सकते हो आप। आ गई बात समझ में? ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहां से कुछ रिमार्क निकल के आते हैं, वो क्या, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये एक ए वेक्टर, कहीं एक बी वेक्टर था, ऐड करने के लिए आपने क्या किया, बी वेक्टर को वहीं से स्टार्ट कर दिया जहां पे ए वेक्टर एंड हो रहा था, ये बी वेक्टर हो गया। तो इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक बात है, ठीक है। मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं ए, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं बी, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं सी। तो ए वेक्टर, ये वेक्टर कौन सा है, ए बी वेक्टर। चलो इसको हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। देखो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को ऐड करके कौन सा वेक्टर मिल रहा है, ए सी या सी ए, ए सी वेक्टर। कौन सा वेक्टर मिल रहा है, कोई डाउट? अच्छा, ए सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, या फिर इधर आ जाओ, ए सी वेक्टर को इधर ले आओ, माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर को जैसे नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए सी को इधर ले आओ, ये माइनस हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, 0 या 0 वेक्टर, 0 या 0 वेक्टर। देखो एक बात समझो, दो वेक्टर ऐड किए, वेक्टर मिलेगा, ऐसे सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर मिलेगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 वेक्टर आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। मल्टीप्लीकेशन दो तरीके की होगी, एक डॉट प्रोडक्ट, एक स्केलर प्रोडक्ट। एक में वेक्टर मिलेगा, एक में स्केलर, एक में एरो लगेगा, एक में नहीं लगेगा। इन बातों का ध्यान रखना जो बता रहा हूं। अब देखो, माइनस ए सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, माइनस ए सी को क्या लिख सकते हैं, प्लस सी ए वेक्टर। बताया था ना, किसी भी वेक्टर के आगे माइनस हो, आगे पीछे कर दो उसको, है ना, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 वेक्टर। मतलब ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, ए से बी, बी सी वेक्टर का मतलब क्या है, बी से सी, सी ए वेक्टर का मतलब क्या है, सी से ए से सी नहीं। तो यहां से चल के यहां आ गए, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। कौन सा वेक्टर मिला, 0 वेक्टर। इसका मतलब तुम दुनिया जहान घूम के अगर वापस वहीं आ गए ना जहां तुमने शुरू किया था, तो तुम कितना घूम के आए हो, 0 वेक्टर। कोई डाउट? जितना मर्जी घूम के कहीं भी पहुंच जाओ, अगर तुम वापस उसी पॉइंट पे पहुंच गए जहां से तुमने स्टार्ट किया था, तो नेट रिजल्टेंट ऐड करके, सब कुछ ऐड करके, तुम्हारी जर्नी पूरी ऐड करके मिलेगा क्या, 0 वेक्टर। ये मैं आपको ज्योमेट्रिकली पढ़ा रहा हूं एडिशन। कैसे पढ़ा रहा हूं,
ज्योमेट्रिकली। पेपर पे वेक्टर बने नहीं आएंगे कि ये लो ये वेक्टर ले लो, ये वेक्टर ले लो, जोड़ो इनको, कुछ और आएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ पे वेक्टर्स कैसे ऐड किए जाते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है, ध्यान से समझना। ट्रायंगल लॉ में क्या था, अगर ए और बी को ऐड करना है तो बी को कहां रखा था, जहां ए खत्म हो रहा था वहां से बी को स्टार्ट किया था। यहां पे क्या है, अगर दो वेक्टर ए और बी को ऐड करना है, मान लो ये ए वेक्टर हो गया और ये कोई बी वेक्टर हो गया, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करने के लिए ना इनकी स्टार्टिंग सेम कर दोगे। ध्यान से देखो क्या करोगे, ये ए वेक्टर, यहीं से ट्राइंगल लॉ में 20 वेक्टर कहां से स्टार्ट करना होता है, यहां से। पैरेललोग्राम यही मेजर डिफरेंस है, कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से। यहां से ये हो गया आपका बी वेक्टर। बात को सुनेंगे जो, अगर ये ए वेक्टर है तो मैं यहां से अगर एक और वेक्टर बनाऊं जिसकी लेंथ ए वेक्टर जितनी ही हो, जिसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर जितना ही हो, तो क्या ये ए वेक्टर के इक्वल नहीं होगा? क्योंकि देखो ये जो ए वेक्टर है और मैंने जो वेक्टर कंस्ट्रक्ट किए, दोनों कैसे कंस्ट्रक्ट किए, पैरेलल, एरो दोनों का सेम है, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं ऐसे वेक्टर्स को, पैरेलल इक्वल वेक्टर्स है ना। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या हो गया, ठीक है। यहां से ये कौन सा वेक्टर था, बी। अगर मैं यहां से एक वेक्टर ऐसे बनाऊं, अब ये ऐसा वेक्टर मैंने खुद से कंस्ट्रक्ट किया, डायरेक्शन भी सेम बी वाली, मैग्नीट्यूड भी सेम बी वाला, ये क्या बन गया, बी वेक्टर बन गया। तो ये पूरा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड पैरेलल है, ये ऑपोजिट साइड पैरेलल है ना, ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर आप ध्यान से सुनना, दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हो ए और बी को, तो दोनों को ना को इनिशियल वेक्टर बना दो। कैसे बना दो, इनिशियल पॉइंट सेम कर दो। जैसे तुम्हारा ए वेक्टर यहां पे था, वैसे ए वेक्टर सामने भी मिल सकता है ऑपोजिट साइड, जैसे बी वेक्टर ये था, बी वेक्टर ऐसे मिल सकता है। उस टाइम पे जो ये कॉमन साइड है ना, ये कॉमन वर्टेक्स है, इनिशियल पॉइंट जो कॉमन है, यहां से ना पैरेललोग्राम की डायगोनल बनाओ। ध्यान से समझ लो भाई, यहां से क्या बनाओ, पैरेललोग्राम की डायगोनल। ये जो वेक्टर मिलेगा ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ये कहता है अगर ए और बी को ऐड करना है, एक बार बताऊंगा बस, अगर ए और बी को ऐड करना है तो ए की एंडिंग और बी की स्टार्टिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए जहां एंड हो रहा है बी वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट था उसको बिल्कुल एंडिंग से ज्वाइन कर दो। क्या मिल जाएगा आपको, दोनों का सम मिल जाएगा, कि इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके ये वेक्टर ऑब्टेन होगा, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। ये क्या कह रहा है, अगर दोनों को ऐड करना है, दोनों की ना स्टार्टिंग सेम करो। वहां पे क्या था, ए की एंडिंग बी की स्टार्टिंग थी, यहां दोनों की स्टार्टिंग सेम करो, कोई इनिशियल वेक्टर बनाओ, तो उससे एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, इनिशियल पॉइंट से डायगोनल बनेगी, जो इनिशियल पॉइंट से क्या बनेगी, इनिशियल पॉइंट से क्या बनेगी, मतलब पैरेललोग्राम की ये दो साइड्स हैं, ये क्या है, पैरेललोग्राम की दो कॉमन पॉइंट क्या है, सॉरी इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो जो डायगोनल बनेगी वो इन दोनों का सम होगी। अच्छा चेक करो, देखो ये कौन सा वेक्टर है, तो ये सामने वाला भी कौन सा होगा। अगर मैं ये ऊपर वाला हाफ छुपा दूं, कौन सा लॉ बन गया, ट्रायंगल लॉ नहीं बन गया, बन गया नहीं बन गया, तो किया हमने यही है, ट्रायंगल लॉ में से ना इसको उठाया, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है, बी वेक्टर को उठा के यहां रख दिया, तो ये क्या बन गया, अब ऐसे पैरेललोग्राम की दो साइड बन गई, ये आ गया ए प्लस बी वेक्टर, तो दोनों एक ही बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हाँ ये चीज होल्ड करती है वेक्टर्स में, कि अगर मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करूं या बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करूं, सेम ही वेक्टर मिलेगा हमें हमेशा। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, बताओ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैसे क्या कहती है, समझो, अगर हमें
देखो कॉम्यूटेटिविटी डील करती है दो वेक्टर्स के साथ, कि अगर a प्लस बी करना है, सेकंड को फर्स्ट पे, फर्स्ट को सेकंड पे रख के भी कर सकते हो। एसोसिएटिविटी ना वेक्टर को आगे पीछे नहीं लिखती, एसोसिएटिविटी मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करने में काम आती है, दो से ज्यादा वेक्टर, मतलब जैसे मान लो तीन वेक्टर हैं a प्लस बी प्लस सी, इनको ऐड करना है। अब आप एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछूं 3 प्लस 5 प्लस 7, तो तुम क्या करोगे? दिमाग में पहले इन दोनों को ऐड करोगे। बॉड मास क्या कहता है? ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करो। तुम्हें पता नहीं है 3 और 5 को तुमने ऐड किया है ना, मतलब तुमने दिमाग में इनको ब्रैकेट में डाला है पहले। 3 और 5 को ऐड करने का मतलब क्या? पहले तीनों में से 3 और 5 को क्यों चूज किया तुमने? इसको ब्रैकेट में डाला, उसके सम में फिर 7 ऐड किया। लेकिन हम इतने यूज टू हो चुके हैं इन चीजों के कि हमें समझ में नहीं आता हम कर क्या रहे हैं, बट फिर भी कर देते हैं, समझ गए? उसकी जगह पे ये भी तो कर सकते थे, 3 प्लस 5 प्लस 7, इन दोनों को भी तो ऐड कर सकते थे। 3 प्लस 12, अब भी क्या आता? 15। आई बात समझ में? यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि आप तीन में से फर्स्ट टू को ऐड करके बाद में सेकंड थर्ड ऐड करो, या लास्ट टू को ऐड करके बाद में फर्स्ट ऐड करो, बात एक ही है। अच्छा, अब मैं अगर यहां पे ये करता 3 प्लस 5 प्लस 7 में मैं 3 और 7 को पहले ऐड करके फिर 5 ऐड करता, तो मैंने अब यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? यहां से यहां आने में कॉम्यूटेटिविटी लगाई है। 5 को बाद में लिख दिया, 7 को पहले लिख दिया। अब कौन सी लगाऊंगा? एसोसिएटिविटी, कि मैं इन दोनों को ऐड करके फिर उसमें वो ऐड करूंगा। तो एसोसिएटिविटी यहां पे भी लगती है। अगर तीन वेक्टर हैं ए बी और सी, तो आप पहले ए और बी को ऐड करके फिर सी ऐड करो, या बी और सी को ऐड करके ए में उसको ऐड करो, बात एक ही है। किसी भी ए वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करें, क्या मिलेगा? ऑब्वियसली ए वेक्टर, है ना? और जीरो वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करें तो भी क्या मिलेगा? मैं यहां जीरो लिख रहा हूं, जीरो वेक्टर लिख रहा हूं, क्योंकि वेक्टर में हम क्या ऐड कर सकते हैं? वेक्टर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? इसलिए जीरो के ऊपर वेक्टर लगाना जरूरी है। जीरो वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो वेक्टर को क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जीरो वेक्टर को किसी में भी ऐड करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जीरो एक ऐसा वेक्टर है, किसी में भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है कि ये ऐड हो भी रहा है पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद अगर किसी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करें, किसी वेक्टर में, देखो समझो बात ध्यान से, ये कोई वेक्टर है, ठीक है, इसमें इसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करना है। इसका नेगेटिव का मतलब क्या है? ये वेक्टर, अगर मैं कह रहा हूं ये ए वेक्टर है तो ये क्या होगा? माइनस ए वेक्टर, बस डायरेक्शन। अब ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है, आप क्या करो? ए और माइनस ए को ऐड करना है, तो ए की एंडिंग पे बी की स्टार्टिंग रख दो। तो इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसकी स्टार्टिंग उठा के यहां रख दो, इसको ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दो, तो यहां से तुम गए यहां, यहां से वापस आ गए यहां पे, यस और नो? जहां से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गए, रिजल्टेंट जीरो वेक्टर। तो याद रखना, ए वेक्टर में किसी वेक्टर में उसका नेगेटिव ऐड करे तो क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। इधर देखो, हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। मैंने क्या बोला था? वेक्टर में ऐड कौन होगा? वेक्टर। स्केलर ऐड नहीं हो सकता है, लेकिन हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है, उसको हम एक ऐसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं है, तो जो मिलेगा उसकी डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? जो मिलेगा उसकी डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? होगी। याद रखना, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। जहां मैं स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब हम मान लेते हैं कि लेट लैम्डा बी एनी स्केलर। लैम्डा क्या है? कोई स्केलर। और ए क्या है? कोई वेक्टर। देन मैंने क्या किया? इस वेक्टर ए को स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक मुझे नया वेक्टर मिला, लैम्डा ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर? लैम्डा। तो हमें ये जो लैम्डा ए वेक्टर मिला है, समझना बात को ध्यान से, इज अ वेक्टर विच इज
कोलिनियर टू ए वेक्टर। क्या कह गया मैं ये कह गया, अगर आप किसी भी वेक्टर को किसी नंबर, स्केलर मतलब नंबर 3, 5, 7 ऐसे समझो, ये नंबर है कोई, अगर आप किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक वेक्टर मिलेगा, वो वेक्टर पहले वाले वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक है, अब पैरेलल यार दो तरीके से हो सकता है, मैंने बताया था। कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे समझो, देखो, ठीक है, ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये कोई वेक्टर है, मैंने इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई। तो मुझे एक जो वेक्टर मिलेगा ना, बात ध्यान से समझना, इस वेक्टर को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो जो नया वेक्टर होगा वो इसके पैरेलल होगा। दूसरी बात, उसकी लेंथ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसकी लेंथ जो भी थी ना, नए वेक्टर की लेंथ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 2 पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव है, तो जो वेक्टर मिलेगा ना वो इसके पैरेलल तो होगा, लेकिन पैरेलल वेक्टर भी मैंने 2 तरीके के बताए थे, एक सेम डायरेक्शन, एक ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? डायरेक्शन सेम रहेगी, तो जो इसकी लेंथ है उसकी लेंथ डबल हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। आई बात समझ? अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नहीं आया। अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? -2 से, तो क्या होगा? -2 से मल्टीप्लाई करने पे भी लेंथ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, लेकिन क्योंकि तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक फर्क आएगा, कोलिनियर अभी भी रहेंगे पैरेलल, एक फर्क आएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे लेंथ, मैग्नीट्यूड भी उसी से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले मैग्नीट्यूड 10 था, नया मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया नेगेटिव से, 5 से मल्टीप्लाई करने पे, पॉजिटिव से, तो डायरेक्शन सेम रहेगी। -5 से करते तो लेंथ अभी भी 50 होती, लेंथ अभी भी किसके इक्वल होती? 50 के इक्वल होती, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती? ऑपोजिट हो जाती। ठीक है, तो डायरेक्शन इज सेम इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, डायरेक्शन इज ऑपोजिट इफ लैम्डा इज नेगेटिव। ये बताया था मैंने, इसलिए उस टाइम ध्यान दे रहा था मैं 3 वर्ड्स पे, सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन। कोलिनियर में 2 ही तरीके की डायरेक्शन होते हैं, सेम और ऑपोजिट। दूसरी बात, ऑल्सो ए कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा। मैंने क्या किया? ए वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। क्या किया मैंने? ए वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, नया वेक्टर आया, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं, तो वो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऐसे मत कहना भी लैम्डा बाहर आ गया, अगर ए कोई वेक्टर है, तुमने उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? लैम्डा से। एक नया वेक्टर आया, उसका मैग्नीट्यूड अगर तुम निकालना चाहते हो तो क्या करो? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम्हें पता होगा, उस मैग्नीट्यूड को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। बट बेटा अगर लैम्डा नेगेटिव हुआ, मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? नहीं। अगर, बहुत बढ़िया, अगर लैम्डा नेगेटिव हुआ, लैम्डा कैसा हुआ? नेगेटिव। ए का मैग्नीट्यूड कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। मैं कह रहा हूं लैम्डा मान लो नेगेटिव है, -3 है, जिससे तुमने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, तो -3 से ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा। ए का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव था, लैम्डा नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करके इवेंचुअली आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब तो ये कह दिया लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो गया। पॉसिबिलिटी है इसकी? नहीं है। इसका मतलब अगर हमारा ये जो स्केलर नेगेटिव है ना, हम फिर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए नेगेटिव नहीं ले सकते, हमें क्या करना होगा? इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर किसी वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले उसकी लेंथ 10 थी, अब उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? -20 हो जाएगी, बस माइनस की वजह से डायरेक्शन पलटेगी। इसका मतलब मैग्नीट्यूड पे किसका फर्क पड़ा? पूरे -2 का, सिर्फ 2 का, और डायरेक्शन पे किसका फर्क पड़ा? माइनस का। तो याद रखना ये जो लैम्डा है ना, इसका मॉड्यूलस। अब ये बताओ, डंडा ये भी है, डंडा ये भी, फर्क क्या है दोनों में? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है ना, और ये क्या है? मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू।